Today we will discuss the fundamental principles of simple consolidation. अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो स्टैंडअलोन मीन्स कि ये जितने भी हमारे पास जो 5 रूल्स थे उनको हमने अलग अलग से पढ़ा और अलग अलग से उसको हमने समझा। तो हम भी अब होल्डिंग कंपनी की लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि हम वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट 5 रूल्स स्टैंडअलोन अलग अलग से। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि अगर ये जो 5 रूल्स हैं अगर एक क्वेश्चन में आ जाएं तो उसको हम कंसोलिडेट करके यानी कि कंसोलिडेट करके, मैं जस्ट होल्डिंग कंपनी की लैंग्वेज में बता रहा हूं, उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे एक क्वेश्चन में जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि ये जो 5 फंडामेंटल रूल्स जो हमने अभी तक सीखे हैं वो हैं क्या, उसके बारे में हम इकट्ठे अब उनको कंबाइनली वी हैव टू डिस्कस। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सिंपल कंसोलिडेशन, जिसको कि मैं अब 5 रूल्स बोल सकता हूं, मंत्र बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 क्या है कि एलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसमें हमने क्या किया था जी, while preparing a consolidated balance sheet, investment of the holding company in the equity shares of सब्सिडरी की इक्विटी शेयर में जो भी होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की, दैट वाज रिप्लेस्ड बाय द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द सब्सिडरी, दैट वाज रिप्लेस्ड बाय द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द सब्सिडरी। सर ये कैसे किया था हमने? लो, हमने रूल नंबर 1 के लिए क्या किया, जैसे ये बैलेंस शीट थी, ये अब रेड में क्या है, एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटी। तो 3 कंपोनेंट हैं लेकिन मैंने 2 कंपोनेंट रेड में लिखे हैं। इसका मतलब ये वाली अप्रोच क्या बोल रही है आपको, ये वाली अप्रोच बोल रही है कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, ब्लू से ये बोलती है। ओके, अब दूसरी अप्रोच मेरे पास क्या है सर, अब कहता कि अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहेंगे, अब जैसे मान लीजिए कि यहां पे ये 10 है, ये 7 है, तो इक्विटी कितनी आ गई सर? 3। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। अब अगर मैं किसी बैलेंस शीट में ऐसे लिख दूं, इधर मैं 10 लिख दूं, इधर 7 लिख दूं, तो ऑटोमेटिकली 3 यहां ऑटोमेटिकली आ गया। या दूसरी ऑप्शन मेरे पास क्या है कि इसको मैं डायरेक्ट 3 लिख दूं, इसको डायरेक्ट मैं 3 लिख दूं, तो भी एक ही बात है। ठीक है जी, तो भी एक ही बात है कि नहीं है? तो वही बात है। अब एसेट्स लाइबिलिटी, अब मैंने इसको ब्लू से लिख दिया, अब हम सीधा किसके ऊपर चलेंगे? इक्विटी। तो हमने 2 ही अप्रोचेस ली, या तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, या रेड से जो मैंने लिखा इक्विटी। तो इक्विटी का भी मतलब क्या हुआ? तो यहां पे आपने इसको क्या किया, देखो आपने कहता इन्वेस्टमेंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी इन द इक्विटी शेयर ऑफ सब्सिडरी इज रिप्लेस्ड बाय द एसेट्स लाइबिलिटी। अब हम एसेट्स और लाइबिलिटी लेते हैं, तो इसलिए जो सब्सिडरी कंपनी इक्विटी है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम उसकी इक्विटी को नहीं लेके जाते, क्योंकि वो कहां रिफ्लेक्ट होता है? एसेट्स और लाइबिलिटी में। जब हमने 10 और 7 लिख दिया यहां पे, तो फिर मैं 3 क्यों लिखूंगा, या मैं फिर 3 लिखूं। लेकिन हम पहला रूल क्या करता है, इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम क्या कर लेते हैं, इलिमिनेट कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? सो दिस इज इलिमिनेटेड। अब आपको, क्योंकि अब आप मैच्योर हो गए हैं, बहुत सारे वीडियोस आपने देख लिए हैं, अब आपको, अब जब मैच्योर माइंड होता है तो आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसलिए मैंने अब आपको कहा फिर कि हम इक्विटी अप्रोच लगाते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इक्विटी लिख लेते हैं, या डायरेक्ट इक्विटी ले लो या एसेट्स माइनस लाइबिलिटी लो, दोनों का रिजल्ट क्या होता है? सेम। अगर मैं 10 और 7 लिख दूं, तभी तो आपको बोला, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, देखो कि 8 लाख की इन्वेस्टमेंट कैंसिल करने के लिए हमें 10 लाख और 2 लाख जो है वो लिखने पड़े थे, स्टार्टिंग की जो प्रॉब्लम थी आपके पास। हाँ जी, ये बात क्लियर होगी जी यहां पे आपको? ओके, इसलिए हम जो सब्सिडरी कंपनी की जो इक्विटी होती है उसको हम होल्डिंग कंपनी की इक्विटी में नहीं लेके जाते, क्योंकि हम इक्विटी को अगर यहां ले जाएंगे तो डबल होगी। हम उसको कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं? एसेट्स और लाइबिलिटीज लिख करके उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। हाँ जी, ये रूल, पहला मंत्र क्लियर हो गया? ओके। रूल नंबर 2 है हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट के ऊपर। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हमने क्या पढ़ा? In order to prepare a consolidated balance sheet,
investment of the holding company is replaced by the assets liabilities of the subsidiary company in full. ठीक है, चाहे आपने क्या क्या रखा हो, 80% शेयर लेकर रखा हो, लेकिन आप जो है हमेशा क्या करते हैं, कंट्रोल उसका फुल लिखते हैं. So the share of outsiders in the net assets is shown on the liability side under the heading minority interest. क्या मतलब हुआ इसका? वैसे तो आपको क्लियर है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं. देखो, अगर बाय द वे ये सिचुएशन लेते हैं पहले कि ये आपकी इक्विटी है, ये लाइबिलिटी है, ये आपकी एसेट्स है. ओके, अब मैं बात कर रहा हूं इक्विटी. अगर मान लो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी की 100% खरीद ली, तो इन इक्विटी वालों का एसेट्स के ऊपर, बोलो एसेट्स के ऊपर कितना राइट होगा? बोलो फुल. क्या होगा जी? फुल होगा कि नहीं होगा? सारी की सारी एसेट्स किसकी होंगी? इन्हीं की होंगी, क्योंकि इसने 100% किया. 100%. तो जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां हम क्या ले जाते हैं? हम क्या ले जाते हैं सर? कंसोलिडेटेड में इक्विटी भी ले जाते हैं और एसेट्स भी ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने 100% ले रखा है. ओके, अच्छा, उसके बाद मान लो कि ये अब 100% नहीं लेके जाता, अब कितना लेके जा रहा है? 80%. अगर 80% लेके जा रहा है तो इसका मतलब 20% किसी और का है. ठीक है, अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मैं क्या करता हूं वहां पे उस टाइम? बैलेंस शीट किसकी बनाता हूं? सिर्फ मैं एसेट्स जो हैं, यहां पे जो एसेट्स हैं, मैं 80% एसेट्स लेता हूं. मैं यहां इक्विटी 80% इक्विटी लेके जाता हूं. सर नहीं, ऐसा तो करते नहीं हम. तो फिर क्या करते हैं हम? सर हम तो यहां एसेट्स जो हैं वो 100% ले जाते हैं. ठीक है, और यहां भी इक्विटी भी कितनी लेके जाते हैं? अब सर अगर इक्विटी मेरे 80% राइट होगा तो मैं उसको फिर मैं 80% लिखूंगा, और जो बाकी का 20% है वो 20% फिर मैं उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट. अब मैं ऐसा क्यों करता हूं? मैं यहां पे भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्यों लिखूं? मैं यहां पे भी 80 लिखता हूं, यहां भी 80 लिख देता हूं, मेरी एसेट इक्वल टू. पर सर हम इंडिया में ऐसा नहीं करते. बिल्कुल सही बात है. तो इसका मतलब क्या हुआ? अब 80% शेयर है तो एसेट्स कितनी की हैं? अब यहां पे कितनी थी? 100 की एसेट्स थी, तो इक्विटी का राइट भी कितना क्या था? 100 था. अब यहां एसेट्स कितनी की हैं? 100 की हैं, लेकिन उसके ऊपर 80 किसका है? होल्डिंग का, और 20 किसका है? सर आउटसाइडर का है. ठीक है, तो इसलिए जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, चाहे आपने 80% शेयर खरीदा हो, लेकिन जब बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस केस में एसेट यहां हम 100% ही दिखाते हैं, और जो अपना शेयर होगा उसको दिखाते हैं, और बाकी का जो शेयर है उसको किसके थ्रू दिखाते हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट. माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब है कि इन एसेट्स के ऊपर इसका राइट है. अब दोबारा पढ़ें मंत्र को. ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी इज रिप्लेस्ड बाय एसेट एंड लाइबिलिटी. ये तो अभी आपने ऊपर पढ़ा, ये देखो एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऊपर पढ़ा. अच्छा, एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द सब्सिडरी कंपनी इन फुल. ये देखो एसेट्स कितने के लिए? फुल. चाहे आपका 80% कंट्रोल था, तो मैंने बताया ना 80 नहीं लिखते हम, यहां 100 ही लिखते हैं. द शेयर ऑफ आउटसाइडर्स इन द नेट एसेट्स इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट. इसलिए जब हम 100 लिखते हैं तो जो आउटसाइडर का शेयर है उसके लिए हम एक सेपरेट हेडिंग लगाते हैं जिसको बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट. तो इसलिए हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हम जो है, चाहे मेरा अब जैसे मान लो यहां 75% कंट्रोल है, तो लेकिन मैं एसेट यहां 100 ही लिखूंगा, लेकिन 25% जो आउटसाइडर का राइट होगा उसको किसके साथ रिप्लेस करूंगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और बाकी का जो है इक्विटी. तो यहां ऐसा नहीं है कि मैं 75% एसेट लिखूंगा, 75% इक्विटी लिखूंगा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं लिखूंगा. याद आ गया जी रूल नंबर 2. ओके, तो ये है हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्यों आया, इसका रूल मैंने आपको ये बता दिया. दूसरा मंत्र अब आपको क्लियर हो गया. ओके, मंत्र नंबर 3 यानी कि रूल नंबर 3 मेरे पास आता है. वो क्या कहता है? कहता कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कैपिटल रिजर्व. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, चाहे आप इसको गुडविल बोल लीजिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को, या कैपिटल रिजर्व बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए. अब वो क्या कह रहा है? कहता as a preliminary to the preparation of consolidated balance sheet, goodwill or capital reserve resulting from out of acquisition of the shares
इन द सब्सिडरी मस्ट बी असर्टन। बिल्कुल जी, हम असर्टन करते आए। अब उसको कैसे करते थे? गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एक्सेस प्राइस पेड फॉर इन्वेस्टमेंट ओवर एंड अबव द इक्विटी शेयर्स और नेट एसेट्स एक्वायर्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। ठीक है, यानी कि गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, अब ये है ऑनर्स की इक्विटी 80%। अब इसके लिए कितना प्राइस दिया? उस परचेज कंसिडरेशन। तो मेरा रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है? परचेज कंसिडरेशन माइनस ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी मीन एच शेयर, ये जो यहां 80% है तो एच शेयर इज इक्वल टू गुडविल। कन्वर्सली कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू, ये गुडविल आ गया, कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ द शेयर in equity or net assets of the subsidiary over and above the price paid for investment, यानी कि परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन ऑनर्स इक्विटी, राइट। तो उस केस में मेरे पास ये क्या बन गया? इन दैट केस ये मेरा क्या बन जाता है? कैपिटल रिजर्व बन जाता है। तो सेकेंड पार्ट क्या हो गया जी मेरा? परचेज कंसिडरेशन इज लेसर देन ऑनर्स इक्विटीज एज शेयर, इट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। बिल्कुल सर। तो हमने क्या किया? एज ए प्रिलिमिनरी टू द प्रिपरेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व रिजल्ट फ्रॉम आउट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन द मस्ट बी असर्टेड। और जब हम असर्टन कर लेते हैं तो गुडविल जो है हमारी एसेट्स में चली जाती है और कैपिटल रिजर्व जो है हमारा क्योंकि वो हमारा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है तो वो भी हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट हो जाता है जो कि लायबिलिटी साइड में आ जाता है, राइट। कैपिटल रिजर्व। ओके, अब सर मंत्र नंबर 4 क्या कह रहा है? मंत्र नंबर 4 यानी कि रूल नंबर 4, क्योंकि अब ये एक ही क्वेश्चन में हम हो सकता है कि सारे जो हैं वो रूल आ जाएं, तो हमने कैसे क्वेश्चन करना है तो पहले आपको पता होना चाहिए। तो पहले अभी तक हम स्टैंड अलोन करते आए, अब जरा इकट्ठे पढ़ लेते हैं इन सबको। डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमें पता है ट्रीटमेंट अलग होती है। अब तो सर हमें इतना पता चल ही चुका है। While constructing consolidated balance sheet at the date of acquisition, ये देखो अंडरलाइन, there is a need to divide all the profits into pre-acquisition profits and post-acquisition profit. While post-acquisition profits are shown in consolidated balance sheet, ठीक है जी, और pre-acquisition profits are eliminated by taking them into account in computation of the cost of control or goodwill or capital reserve. ये जो अब हम जब इक्विटी कैलकुलेट करते हैं तो इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं सर? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स को वहां पे ले जाते हैं और इसलिए हम इसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं लेके जाते। क्या मतलब हुआ इसका? ये देखो रूल नंबर 4, ये मेरी टाइमलाइन आ गई यहां से लेकर के, ये क्या है? ओपनिंग डेट, ये है डेट ऑफ कंसोलिडेशन और ये है डेट ऑफ एक्विजिशन। इससे पहले का प्रॉफिट जो हो प्री होता है, इससे प्रॉफिट पोस्ट होता है। जो मेरा प्री प्रॉफिट होता है उसको हम रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं, सॉरी कैपिटल प्रॉफिट होता है, और ये जो प्रॉफिट होता है ये रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, ठीक है, बिकॉज इट इज अर्न्ड। ये कैपिटल, जब ये कैपिटल प्रॉफिट है तो हम इसको कहां ले जाते हैं? इट इज एलिमिनेटेड, इसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं ले जाते बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। जब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का पार्ट कैसे बनता है सर? ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ये इक्विटी का पार्ट बन जाता है, ठीक है। और इक्विटी को जो है हम किस में से लेस कर देते हैं? परचेज कंसिडरेशन में से। जब ये इसका पार्ट बन गया तो वो नॉकआउट हो गया, इसलिए हम इसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं ले जाते क्योंकि इसका रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व आ जाता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट बस यही इसी में कंफ्यूज होता है। और सर ये जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है भाई ये तो अर्न है, ये तो पके पकाए थे। These are the revenue profits and revenue profits are earned profits. That's why these are to be taken to the consolidated balance as it is in as the balance of the profit and loss account. So this is the rule number 4, right? Okay. तो ये अभी तक आपको 4 रूल का पता चल गया। Now rule number 5. रूल नंबर 5 कहता है प्री एक्विजिशन लॉसेस। इसी के क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है रूल नंबर 5 का, तो वो भी मैंने आप रूल नंबर 5 में को भी आपको यहां इनकॉर्पोरेट कर दिया। क्या? इफ देयर आर एनी लॉसेस इन द सब्सिडरी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, दीज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट इन कैलकुलेशन ऑफ द इक्विटी हेल्ड ऑन द सब्सिडरी, ठीक है। This is done by deducting
deducting such losses from the par value of the shares held, and the effect of it is to increase the goodwill or decrease the capital reserve as the case may be. क्वेश्चन किया हमने, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, लॉसेस के साथ किया. क्या हुआ, ये ओपनिंग डेट, ये डेट ऑफ एक्विजिशन, ये डेट ऑफ कंसोलिडेशन. मान लो इस पीरियड में क्या हो जाता है आपको, लॉसेस. तो ये जो लॉसेस थे ये किसका पार्ट बन गया, पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब उसमें क्या करते थे हम, जो इक्विटी थी, प्रॉफिट होता था तो उसको ऐड करते थे, जब लॉसेस है तो उसको माइनस किया. जब माइनस करेंगे तो मेरी इक्विटी कम हो जाएगी, परचेज कंसिडरेशन एज इट इज रहेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा वो, गुडविल को वो इंक्रीज करेगा, कैपिटल रिजर्व को डिक्रीज करेगा. तो इसलिए दोबारा से पढ़ लेते हैं कि इफ देयर आर एनी लॉसेज इन द सब्सिडियरी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, दीज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट. ये देखो जी, टेकन इनटू अकाउंट. ओके, ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द इक्विटी हेल्ड इन द सब्सिडियरी. ये देखो, इक्विटी हेल्ड इन द सब्सिडियरी, क्योंकि उसको हम लॉस को माइनस कर दिया. दिस इज डन बाय डिडक्टिंग सच लॉसेज फ्रॉम द पार वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड, एंड द इफेक्ट ऑफ इट इज टू इंक्रीज, क्योंकि उसका इफेक्ट किस में चला जाएगा, या तो गुडविल इंक्रीज हो जाएगी या कैपिटल रिजर्व आपका डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है जी, ये तो 5 जो आपको मंत्र दिए, 5 रूल्स जो अभी तक हमने अकेले अकेले डिस्कस किए, उससे रिलेटेड जो है कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस किए. अब उसी तरह से अगर मान लो ये पांचों जो हैं, ये इन पांचों में से मान लो 3 या 4 इकट्ठे आपको आ जाते हैं, तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो उससे रिलेटेड आज हम एक प्रॉब्लम करते हैं. तो प्रॉब्लम करने के लिए हमारे पास ये है क्वेश्चन. ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट अस डिस्कस. सो प्रॉब्लम विद मोर देन वन एस्पेक्ट. अभी तक हमने जो प्रॉब्लम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, एक एस्पेक्ट लेकर के, जिसकी वजह से आपका जो कंसेप्ट है, फंडामेंटल जो है वो क्लियर हो सके. अब जब फंडामेंटल क्लियर है तो अब जब आप मैच्योर हो गए, तो अब आप इस पोजीशन में आ गए कि अगर आपको क्वेश्चन में एक से ज्यादा एस्पेक्ट भी दिए जाएं, तो अब आपको कंसोलिडेशन कैसे बनाना है. सो प्रॉब्लम है विद मोर देन वन एस्पेक्ट टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ consolidation. From the balance sheets given below, prepare a consolidated balance sheet of Moti Limited and its subsidiary Choti Limited. अब मैंने मोटी और छोटी क्यों यूज किया, कि मोटी से आपको पता चल जाए कि ये होल्डिंग है, छोटी से ये पता चल जाए कि ये सब्सिडरी है. क्योंकि अभी तक फिर नए हैं, अभी मैंने नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे दिया कि नाम से आपको हिंट मिल रहा है, अभी एक सपोर्ट मिल रही है आपको. ठीक है. And its subsidiary Choti Limited shares were acquired on 1st January 2020. और बैलेंस शीट ऑफ मोटी लिमिटेड एंड छोटी लिमिटेड एज ऑन 30/6/2020 आपको दे रखा है. इसका मतलब क्या हुआ, जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि 1 जुलाई से 30 जून तक आपके अकाउंट्स बनते हैं. कब बनते हैं जी, 1/7 से 30/6 तक. ये आपका अकाउंट्स मेंटेन करना का ईयर है. तो क्या है जी, पहला इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है, शेयर होल्डर्स फंड है. तो शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच है. इसका मतलब ये 15,000 शेयर होंगे और ये 3,000 शेयर्स हैं. तो कितना है जी, 1.5 लाख मोटी लिमिटेड और 30,000 आपका छोटी लिमिटेड, यानी कि होल्डिंग एंड सब्सिडरी. रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व है इनके पास 20,000, इनके पास नील है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका 30,000, तो ये इनका जो है वो 30,000 रुपए यहां आ गया, किसका, मोटी का. और छोटी लिमिटेड का क्या है, बैलेंस एज ऑन 1 जुलाई 2019 4,500, एड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. यानी कि हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसने थोड़ा सा बाइफिकेट करके ही हमें दे दिया. तो ये टोटल हो गया जी 10,500. ये इसकी बाइफिकेशन. ओके, देन करंट लाइबिलिटीज हैं, ये क्रेडिटर्स हैं आपके 25,000 मोटी लिमिटेड के और 9,500 जो है वो छोटी लिमिटेड के. टोटल मेरे पास आ गया 2,25,000 और इसका टोटल आ गया 50,000. उसके बाद ये टोटल आने के बाद मेरा एसेट्स आ गया. एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में मेरी फिक्स्ड एसेट्स में 1,40,000 ए और 40,000. बी क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 2,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन छोटी लिमिटेड. क्या मतलब हुआ, सर इसने इन्वेस्टमेंट करी है यहां पे इन शेयर्स में. कितने शेयर्स किए हैं, 2,000 शेयर. कितने के हैं, वैसे तो ₹10 का, लेकिन उसने कितनी पेमेंट करी, 27,000, यानी कि पीसी बन गया. ये मेरा पीसी बन गया. परचेज कंसिडरेशन कितना पैसा दिया उसने, 27,000. कितने शेयर्स खरीदे,
2000, इसके पास कितने शेयर हैं सर? 30,000, ये 10 रुपीज का एक शेयर है, यानी कि 3000 शेयर है। कितने शेयर हैं? 3000 शेयर। 3000 में से 2000 इसने ले लिए, 2000 ले लिए। इसका मतलब सर ये होली ओन्ड कंपनी नहीं है, इसका मतलब कुछ शेयर उसने लिए, लेकिन कंट्रोल उसके पास होगा क्योंकि उसने 50% से ज्यादा के शेयर ले रखे हैं। ठीक है जी, ये और ये वाली फिगर। करंट एसेट्स हैं उसके पास 58,000 मोटी लिमिटेड के पास हैं और 10,000 जो है छोटी लिमिटेड के पास। इस तरह से टोटल आपके पास 2,25,000 है और इसका टोटल कितना आ गया जी? 50,000 रुपीज है। तो अब आपको क्या बनाना है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। ओके, तो यहां पे देखो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी आपका आ गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाली बातें भी आपके पास आ गई, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आपके पास प्री प्रॉफिट्स भी आपके पास आ गए, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट के बीच। तो इस तरह से क्या है कि 3 इलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी आपके पास आ जाएगा। तो कुछ एक इकट्ठे कंसेप्ट आ गए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको 2 मेथड बता करके आप जो मर्जी फॉलो करना होगा करते रहना। देखिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को कोई मेथड अच्छा लगता है, कोई का अच्छा। मैं तो डिटेल में आपसे बात करूंगा। अब आप, क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर होता है तो फिर आपको ये परेशानी नहीं होती कि मेथड कौन सा होगा। देखिए, पहला स्टेप आपने सबसे पहले लिखना है कि डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सी है। ठीक है, तो डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो यहां पे दे रखी है, वर एक्वायर्ड ऑन, ये यहां लिख देते हैं, वर एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2020। तो मैंने क्या लिख दिया? डेट ऑफ एक्विजिशन इज 1 जनवरी 2020। उसी के अकॉर्डिंगली मैंने टाइमलाइन बना दी। अभी मैंने आपको बताया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां से स्टार्ट हुई? 1/7/2019। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट आपको कब की दे रखी है सर? 30/6 की है। तो इसका मतलब डेट ऑफ कंसोलिडेशन कितना हुआ? 30/6/2020। तो हमारा जो ईयर है वो 1/7/19 से 30/6/2020 तक है। और डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ गई सर? 1 जनवरी 2020। तो ये मेरे पास आ गई डेट ऑफ एक्विजिशन। तो 3 डेट मेरे पास आ गई, ये ओपनिंग आ गई, ये डेट ऑफ एक्विजिशन आ गई, ये डेट ऑफ कंसोलिडेशन आ गई। ठीक है सर, हमने कैलकुलेट किया 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, 6 मंथ्स प्री, 6 मंथ्स पोस्ट। ये बात क्लियर होगी। तो हमारा पहला स्टेप हमेशा हर क्वेश्चन में यही होगा। दूसरा मेरे पास जो है वो मैं अब आपको शॉर्टकट भी बता सकता हूं, पर लेकिन मैं शॉर्टकट से नहीं, मैं लॉन्ग कट से जा रहा हूं। आप शॉर्टकट भी जा सकते हैं। मैं इसको लिख रहा हूं शेयर होल्डिंग पैटर्न, और आप इसको लिख सकते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो भी लिखना है। मैं तो आपको डिटेल में बताऊंगा, अब आपकी इच्छा है, क्योंकि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है। और दूसरा हेडिंग हो सकता है कि कैलकुलेशन ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि आपसे कई बार एग्जाम में यही पूछा था कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और मैं आपको बताऊं ऐसा जैसा क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में आ जाता है। करेंगे पर अगर किस्मत अच्छी हो तो यहीं तक भी कई बार क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अभी तो हमने काफी आगे जाना है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑन कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कितने शेयर आउटस्टैंडिंग है। अब देखो, अब मैं टेक्निकल उसमें कह रहा हूं, कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है सर? ये है जी छोटी लिमिटेड के 30,000 एट द रेट ऑफ 10, यानी कि 3,000 शेयर। ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग शेयर। उसमें से शेयर हेल्ड बाई होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी ने कितने लिए? ये देखो कितने लिखे हैं? 2,000 शेयर। ओके, तो शेयर्स हेल्ड बाई होल्डिंग कंपनी 2,000। इसका मतलब शेयर हेल्ड बाई आउटसाइडर्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। वो कितने लिए उसने? 1/3 शेयर है उसके पास। अब इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो कुछ अजीब सी फिगर आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि होल्डिंग कंपनी का शेयर 2/3 है और आउटसाइडर का शेयर जो है, यानी कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है उसका, उसमें कितना है, यानी कि एसेट्स के अगेंस्ट उसका कितना राइट है? 1/3 है। ठीक है, अच्छा। अब ये आ गया जी मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तीसरा मेरा स्टेप आ जाता है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स। अब मेरे पास 2 तरीके हैं, एक जो है मेरा चार्ट बन जाता है, एक मेरा ये भी है। तो देखो, दोनों से ही आपको देखना, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मर्जी करो, लेकिन आपको जो है मैंने बताया कंट्रोल चार्ट से करिए, लेकिन फिर भी। अब एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में अभी आपने कहा आपसे कि ये थी मेरी ओपनिंग डेट, ये है मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन, और ये है मेरा डेट ऑफ कंसोलिडेशन। अब ओपनिंग डेट को मेरे पास जो है वो नेट एसेट्स कितनी है। अब नेट एसेट्स जो है इक्विटी शेयर कैपिटल, अब लेट अस सी द इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था जी? 30,000। ओके,
सो इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 30,000, राइट। अभी तक हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। 30/6 को जो है इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 30,000 है। ओके, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये आपको दे रखा है। अगर नहीं भी देखा होता तो हम कैलकुलेट कर लेते। 4,500, तो मैंने भी यहां पे क्या लिख दिया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4,500 जो आपका ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस आपके सामने दे रखा था 10,500 रुपीज। अब मैंने क्या किया, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट दोनों की फिगर्स लिख दी और इनका दोनों का टोटल कर दिया। ये 34,500 और इसका टोटल हो गया 40,500। इट मीन देयर इज ए चेंज, और चेंज क्या हो गया, इंक्रीज मीन देयर इज ए ग्रोथ, एंड ग्रोथ ऑफ ₹6,000। ओके, लेकिन सर 6,000 की ग्रोथ को अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा प्री एंड पोस्ट में, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, टाइम एडजस्टमेंट। और टाइम एडजस्टमेंट हमारे पास क्या होती है, 6:6 आ गया। 6 मंथ प्री का है, 6 मंथ पोस्ट का है। तो इसका मतलब 6,000 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 3,000 मेरा प्री, 3,000 मेरा पोस्ट का हो गया। जब 3,000 पोस्ट का हो गया तो अल्टीमेटली आप देखिए, अब मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होगी, 30,000 की, राइट। ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो गया सर, 4,500। इस दौरान मैंने कितना अर्न किया सर, 3,000। इसलिए मेरे पास जो इक्विटी आ गई वो कितनी आ गई, 37,500। ये प्लस इस बार जो है वो अर्न किया। तो ये इक्विटी मेरी ओपनिंग थी, ये इक्विटी मेरी क्लोजिंग है। मुझे इक्विटी कब चाहिए होती है, मुझे इक्विटी चाहिए होती है सर डेट ऑफ एक्विजिशन को। तो ये मेरी कैलकुलेट हो गई। ओके, लेकिन अब हम देखो कंट्रोल चार्ट के थ्रू जो है वो देखो कितना आसान हो जाएगा। अब आपके सामने देखिए, ये आ गया मेरा जी प्री एक्विजिशन। देखो हमेशा ध्यान रखना, प्री एक्विजिशन का एक ही कॉलम बनेगा, आसान बता देता हूं। और पोस्ट एक्विजिशन का हमेशा ध्यान रखना, ये 2 कॉलम ही बना के चलना, चाहे इंफॉर्मेशन हो चाहे ना हो, आदत यहीं से डाल लीजिए। पोस्ट एक्विजिशन के 2 पार्ट होते हैं, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि प्री एक्विजिशन के हम जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए नहीं करते क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट जो है वो एक ही जगह होती है, इसकी ट्रीटमेंट जो है वो अलग होती है। इसलिए हम जो है वो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो अलग अलग शो करते हैं। और ये मेरे पास क्या आ जाता है, डेट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास ओपनिंग कितनी थी सर, ये है 30, ये लो कितनी थी, 30,000, यही मैंने उठाई यहां से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कितना बैलेंस था सर, 4,500, मैंने ओपनिंग बैलेंस उठा लिए। ओके, अब आ जाओ क्लोजिंग बैलेंस उठा दूं मैं, तो 30,000 ये थे, 10,500 ये था, 40,500 रुपए हो गया। अब देखो 30,000 से 30,000 रहा, इसका मतलब देयर इज कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इधर 4,500 है, इधर 10,500 है। इसका मतलब है कि जनरल रिजर्व तो कोई नहीं बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस से बढ़ा ये। इसका मतलब 6,000 रुपए से ये डिफरेंस आ गया। तो कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हुआ इस ग्रोथ के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी, जिसको मैं ऊपर ग्रोथ बोल रहा था। अब देखो कितना ये आसान कितना है और बनाना कितना आसान है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये मेरा टोटल आ गया 34,500 और इसका टोटल आ गया मेरा 6,000 और इसका टोटल आ गया मेरा 40,500। तो मतलब 34,500 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 40,500 रुपीज। लेकिन सर इसमें अब हम क्या करते हैं, अब आपने बताया था कि हमें टाइम एडजस्टमेंट करनी होती है, ठीक है। तो 6,000 रुपए में क्या है सर, 3,000 प्री है और 3,000 आपका पोस्ट है। तो अब इसमें से हम क्या करते हैं कि जो प्री वाला है उसको निकाल देते हैं। तो 6,000 में से मैंने 3,000 रुपए प्री वाला निकाल, सर जो यहां से निकाला जाता है उसको हम प्री एक्विजिशन में ऐड कर देते हैं। जितना माइनस करेंगे उतना प्लस करेंगे। तो प्री एक्विजिशन जो निकाला वो यहां ऐड हो गया। तो कितना आ गया, 37,500। किस डेट को सर, डेट ऑफ एक्विजिशन को। बताओ, ये भी 37,500 और ये 37,000। बिल्कुल इजी आया कि नहीं आया, आराम से आ गया। अच्छा, अब इसमें से मैंने 3,000 माइनस कर दिए, तो मेरा पोस्ट एक्विजिशन कितना बच गया सर, सिर्फ 3,000 बच गया। ओके, अब मेरा जो 37,500 है उसको मैं क्या करता था, होल्डिंग और सब्सिडरी में यानी कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट में बांट देता हूं। तो बस वही मैं यहां भी कर रहा हूं। अब क्या हुआ, मोटी लिमिटेड का उसमें शेयर कितना है सर, 2/3 किसका, 37,500 में, तो कितना आ गया 25,000। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आउटसाइडर का इंटरेस्ट सर 1/3 37,500 का कितना हो गया 12,500, ठीक है। किसमें सर, प्री एक्विजिशन में। आ जाओ अब इसके बाद यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में मोटी लिमिटेड 2/3, 3,000 का 2/3 कितना हो गया सर 2,000, 1/3 ऑफ 3,000 कितना हो गया 1,000 रुपए, ठीक है। अब हमने बांट दिया इसको, क्योंकि इसका 2/3 था, इसका 1/3 था। ओके, अब अगर एकदम से देखा जाए तो ये मैं क्या कर रहा हूं,
ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये प्लस ए कितना हो गया 13,500 रुपए। लेकिन अब मेरे पास क्या आ गया सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या बोला था मैंने, चाहे प्री एक्विजिशन का हो चाहे पोस्ट एक्विजिशन का हो, वो हमने ऐड करना होता है। तो अब हमने क्या कर दिया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर दी। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कितनी होगी सर, 12,500 प्लस 1,000 इज इक्वल 13,500 आ गया जी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसके बाद आप आ जाओ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहां थी इन्वेस्टमेंट, ये देखिए क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट ये थी कितनी, 27,000 लिखा है आपने। ओके, तो अब आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी सर, 27,000। अब बताना मुझे नेट एसेट ऑन द डेट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर रेडीमेड है 25,000 रुपए, ये लो जी 25,000 रुपए सर। तो ये एक्सेस हो गया, 25,000 के लिए हमने कितना 27 है, इसका मतलब गुडविल कितनी आ गई 2,000 रुपए, कहां चली जाएगी सर, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। ओके, उसके बाद आ जाओ आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप मेरे को ये बताओ कि जनरल रिजर्व कितने हैं सर, जनरल रिजर्व अब देखो मोटी लिमिटेड के कितने हैं 20,000, लो जी जनरल रिजर्व मैंने 20,000 ले गया सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने हैं 30,000, तो मैं भी कितना ले गया 30,000 रुपए। अब उसमें हम सिर्फ क्या ऐड करते हैं सर, ये जो 2,000 रुपए जो पोस्ट एक्विजिशन के होते हैं वो उसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि पोस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने आपने हमें वर्किंग बताई थी उसमें 2,000 ये हो गया, तो कितना होगा जी 52,000। बोलो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी जी एकदम से। अब हमारे पास रहा क्या सर, अब रहा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना। लो जी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अब कैसे बनेगी, एकदम से तैयार है आपके सामने। देखो अब रूल चलेंगे सारे। ओके, पहला मेरे पास क्या है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ मोटी लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी छोटी लिमिटेड एज ऑन 30/6/2020। ठीक है, तो पहला मेरे पास क्या था सर, पहला था मेरा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये था जी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें 1,50,000 मोटी का था, 30,000 छोटी का था। लेकिन सर हम छोटी लिमिटेड को नहीं लेते, क्योंकि इसको हम कहां ले जाते हैं, ये इसको रिप्लेस कौन कर देती हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज रिप्लेस कर देती हैं सर। रूल नंबर वन बोलता है ये, while preparing investment of the holding company in the equity shares of subsidiary is replaced by the asset liability of the subsidiary, इसलिए हम उसको वहां पे नहीं ले जाते। तो यहां पे हम शेयर होल्डर कैपिटल सिर्फ किसके शेयर्स सर, मोटी 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। अब स्टूडेंट वहां फटाफट जिसको कोई नॉलेज नहीं वो उसको भी ऐड कर देता और ले जाता है। अब क्लियर हो गया जी क्यों नहीं लेके जाते। ओके, दूसरा सर शेयर, ये आ गया शेयर कैपिटल। दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें मेरे पास नोट नंबर 6, यहां पे आप नोट्स टू अकाउंट अलग बना सकते हैं, लेकिन मैं तो आप वहां वर्किंग से भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये मेरा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व प्लस P&L, ये आपके पास मोटी लिमिटेड और ये उसका जो पोस्ट रिजर्व कितना हो गया 52,000। लो जी 52,000 कैसे कैलकुलेशन करी, नोट्स टू अकाउंट बन गया। उसके बाद सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बिल्कुल माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपके सामने 12,500 प्लस 1,000 सर 13,500 रुपए आपने लिखा है यहाँ पे। तो इसको मैंने 4 नंबर नोट्स टू अकाउंट 4 नंबर में 13,500 हो गया। अब आती है मेरी करंट लाइबिलिटी। सर करंट लाइबिलिटी तो आपको पता है कि हम एज इट इज उठा लेते हैं। तो करंट लाइबिलिटीज जो हैं वो है मेरी करंट लाइबिलिटीज 25,000 और 9,500। तो मैंने क्या किया, क्रेडिटर्स मोटी लिमिटेड के 25,000, छोटी लिमिटेड के 9,500 और कितना बन गया 34,500। टोटल हो गया जी कितना बन गया 2,50,000। अब आ जाओ एसेट साइड। ठीक है, एसेट्स को भी हम क्या करते हैं एज इट इज ले चलते हैं। देखो एसेट्स में फिक्स एसेट्स 140 और 40, मैंने भी क्या लिखा, फिक्स एसेट्स मोटी लिमिटेड 1,40,000, छोटी लिमिटेड 40,000, 1,80,000। आफ्टर दैट देयर इज एन गुडविल। अभी हमने गुडविल की कैलकुलेशन करी। सो व्हेन द गुडविल कैलकुलेशन इज मेड एंड वी मेड द कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में गुडविल इज 2,000 रुपीज। ओके, सो गुडविल इज ऑल्सो 2,000 रुपीज। अब हमारे पास क्या है, नोट्स टू अकाउंट नंबर 5। देन करंट एसेट्स हैं हमारे पास 5,800 प्लस 10,000। तो मोटी लिमिटेड 58,000 एंड छोटी लिमिटेड 10,000, कितना हो गया 68,000। तीनों का टोटल किया और टोटल हो गया मेरा 2,50,000 रुपीज। तो इस तरह से मेरे पास क्या है कि अब हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार है।
और यहां पे आप क्या लिख सकते हो, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स को तो मैंने उस वर्किंग से कैलकुलेशन कर दी। सो दिस हैज बिकम योर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो ये थी आपके पास ये जो प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम थी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ऑफ सिंपल कंसोलिडेशन के जितने भी रूल्स थे उनको फॉलो करके। यानी कि अब आप देख लीजिए कि दिस इज वाज द प्रॉब्लम विद मोर देन वन एस्पेक्ट टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। सो आई होप कि अब आपको जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा, जिसमें कि एक से ज्यादा एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर किए गए हैं। इसके आगे जो है हम अब फर्दर क्या है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट।